गुड आफ्टरनून। चैप्टर 4 के सॉरी गुड मॉर्निंग। टाइम टाइम नहीं दिखा। चलिए, स्पेशल ऑडिट एविडेंस की एक यूनिट अपनी बाकी थी, फोर्थ यूनिट। मैंने कहा था चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद, सॉरी चैप्टर 5 कंप्लीट होने के बाद करेंगे स्पेशल ऑडिट एविडेंस SA 501। अच्छा, वो चला के तो गया था। अरे तेरे को ऐसे ऐसे काम सिखा देंगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। चल ना ना, सीए बनाएंगे बस। थैंक यू बेटा, देख सीख गया ना। नहीं नहीं, तू गेट के हाथ मार दे गेट बंद कर दे। चलिए, SA 500 किस चीज का था? ऑडिट एविडेंस का। ये क्या है? SA 501 स्पेशल ऑडिट एविडेंस। स्पेशल ऑडिट एविडेंस का ये ऐसे सिर्फ 3 चीज पर अप्लाई होगा: इन्वेंट्री पे, पेंडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम पर, और सेगमेंट रिपोर्टिंग पर। ये तो बना लिया था डायग्राम में। ओके, तो यहां पर सबसे पहले इन्वेंट्री, सबसे पहले ऐसे 501 किस चीज पर अप्लाई होगा? इन्वेंट्री पर, लिटिगेशन एंड क्लेम पर, और सेगमेंट इंफॉर्मेशन पर। ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री बताओ। इन्वेंट्री मटेरियल आइटम है, नॉर्मली होती है। तो हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence. What is the meaning of existence? क्या ये आइटम बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है? कैसे पता लगेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन से। ओके। एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कहीं बेकार माल तो नहीं रख रखा, कहीं खाली बॉक्सेस तो नहीं रख दिए। पता लगा खाली डब्बे है या बेकार माल है, और उसको क्या दिखा रखा है? एसेट। अब मान लीजिए कोई डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक क्या होता है? जो बिक ही नहीं रहा है। क्या वो एसेट में आना चाहिए? एसेट क्या होती है? जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। सर ये तो बोझ है, ये तो बिकेगा ही नहीं, इसको बल्कि रखने से हमारी क्या लग रही है? स्टोरेज कॉस्ट लग रही है। हाँ, तो ऑडिटर यही चेक करेगा। अच्छा, किसकी जिम्मेदारी है फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना? कल भी पढ़ा था कारों में, मैनेजमेंट की। तो हमें क्या करना चाहिए? अटेंडेंस देनी चाहिए। वो एक बार नोट्स पढ़ लो, जो नोट्स बनवाया था ना बुक में, अगले पेज पे, पहले वो नोट्स पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। याद आ गया कि जब भी मैनेजमेंट फिजिकल स्टॉक को काउंट करेगी तो आप वहां पर क्या करो? प्रेजेंट हो जाओ। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बाय मैनेजमेंट, बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करे, आप वहां पर अटेंडेंस दो। टू इवेल्युएट, किस लिए जाओ? और ये देखो, इवेल्युएट करो कि मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर है फॉर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, आपके अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। इवेल्युएट करना है कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो सही है या नहीं है। नोट्स में ये लिखवा रखा है, ऑब्जर्व द स्टॉक काउंटिंग प्रोसेस अडोप्टेड बाय मैनेजमेंट। आपको ऑब्जर्व करना है द परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या देखना है? इवेल्युएट द प्रोसीजर, आपके प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्लान। और फिर आपको क्या देखना है कि जो परफॉर्मेंस हो रही है वो उस प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, बीच में बॉक्सेस को ओपन करके देखना। ठीक है, डेड स्टॉक को तो इंक्लूड नहीं कर लिया है, जो किसी और का माल आया पड़ा है कंपनी के पास उसको तो इंक्लूड नहीं कर लिया है। आपको इंस्पेक्ट करना है इन्वेंट्री को। और क्या सर इतनी सारी आइटम मैं चेक कर पाऊंगा? नहीं, सैंपलिंग बेसिस पे। एग्जांपल लिखो इसका। एग्जांपल, चेक एम्प्टी बॉक्सेस। चेक करना खाली बॉक्सेस तो नहीं है। सर सारे थोड़ी चेक कर पाऊंगा, सैंपल बेसिस पे। सैंपल बेसिस पे करना है। ठीक है। अब आपको क्या देखना है? उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है, इन ऑडिट एविडेंसेस के बेस पर आपको डिटरमाइन करना है कि क्या जो इन्वेंट्री है, फाइनल इन्वेंट्री जो है वो एक्यूरेट है, और एक्चुअली में रिजल्ट उतना ही है। मतलब जितना बुक में स्टॉक दिखा रहे हैं, एक्चुअल में उतना स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट है या नहीं। ओके। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, फिर से ऊपर वाली चीजें रिपीट हो गई।
आपको इंस्पेक्ट करना है इन्वेंट्री को टू असर्टेन कंफर्म इट्स एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आपको ऑब्जर्व करना है कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, कि मैनेजमेंट ने जो प्लान बना रखा है ऑडिट, सॉरी जो वाकई में काउंटिंग हो रही है उसी प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। अब हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ा, ऑल आइटम्स आर प्रॉपर्ली टैग्ड, ठीक है। जो स्टॉक है वो आपने अलग अलग रख रखा है, आपका स्टॉक अलग है, और जो आपके पास किसी और का स्टॉक आया वो आपने अलग रख रखा है। स्टॉक रिकॉर्ड प्रॉपर है या नहीं है। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस एज टू रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन सही है तो, और आपके सामने वो स्टॉक काउंट कर रहे हैं, तो आप उनकी पीवीआर पे क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। आपके सामने काउंटिंग कर रहे हैं बट आपको पता है कि ढंग से नहीं कर रहे हैं, जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग नहीं हो रही है, या फिर वो कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता लग गया काउंटिंग ढंग से नहीं है, तो क्या मैं उनकी पीवीआर पे भरोसा करूं? नहीं, मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे अप्लाई करने हैं। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिलायबल है तो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो जाएंगे, कम। आपको लगता है नहीं इनकी पीवीआर रिलायबल नहीं है, तो फिर आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। कौन कौन से मैटर रेलिवेंट है इन प्लानिंग अटेंडेंस? सबसे पहला नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्टेज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, टाइमिंग, रिकॉर्ड्स, लोकेशन, वेदर एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहां पर आपको हाईलाइट नहीं करवाया था कि आपको क्या करना है, इन्वेंट्री अगर मटेरियल है तो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने, किसके रिगार्डिंग, क्वांटिटी के रिगार्डिंग और कंडीशन के रिगार्डिंग। आपको अटेंडेंस देनी है जब मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करे, अनलेस इम्प्रैक्टिकल। अब देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर हमने भी पढ़ लिया, जब हम सीए इंटर में थे हमने भी पढ़ लिया कि मैनेजमेंट है ना, जब भी स्टॉक काउंट करेगी तो ऑडिटर को इनवाइट करती है, और हमें जाकर ये ऑब्जर्व करना होता है कि इनकी स्टॉक काउंटिंग ढंग से चल रही है नहीं है रही है। अगर हमें लगता है इनकी स्टॉक काउंटिंग ढंग से हो रही है और हमारे सामने ही वो काउंट कर रहे हैं, तो वो जो पीवीआर देंगे हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। अगर वो स्टॉक काउंटिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी पीवीआर पे भरोसा नहीं करना। ये बात हमें पता थी। तो हम एक क्लाइंट प्लेस पे गए, वहां पर जाके हमने कहा सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब करोगे आप? उन्होंने कहा सर 2 अप्रैल को करेंगे। हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। एक क्लाइंट प्लेस पे गए और हमने कहा सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब करोगे आप? वो कहता सर फिजिकल वेरिफिकेशन हम 25 अप्रैल के आसपास का शेड्यूल किया है। हमने कहा ठीक है सर हम 25 अप्रैल को आ जाएंगे। कहता आप किस लिए आ जाओगे? आप लोग स्टॉक काउंट करोगे ना? हाँ, तो हम भी वहां पर अटेंडेंस देंगे। कहता क्या? मैं कहा अटेंडेंस हम भी देखेंगे, आप स्टॉक काउंटिंग ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या पता आप गोलीबाजी कर जाओ उसमें, तो हमारे सामने आपको स्टॉक काउंट करना होगा। उसने ऊपर से नीचे देख के कहा कि ठीक है आ जाना सर, आप ऑडिटर, आपको कौन मना कर सकता है, बट एक साइन कर देना कि अगर आप कल को मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहा मर गए मतलब? कहते सर आपने क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज नहीं ली। एसए 315 क्या कहता है, क्लाइंट के बिजनेस की क्या लेनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। कहता हमारा काम क्या है, पेस्टिसाइड्स का है, पेस्टिसाइड्स, पीआई इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी है ये। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जहर, खेतों में छिड़कते हैं ना कीड़े मारने के लिए, कहता जहर। कहता जब स्टॉक काउंट होता है ना सर, तो हम भी नहीं जाते वहां पर, अलग से टीम आती है। अलग से कौन आता है, टीम आती है जी, और प्रॉपर एक मास्क लगा के काउंटिंग होती है, हाथ पे ग्लव्स लगा के, क्योंकि वो पेस्टिसाइड बाई चांस, वो पेस्टिसाइड डब्बों पे भी लगा होता है पैक करते हुए, बाई चांस आपके हाथ के लग गया पेस्टिसाइड और आपने खाना खाते हुए उसके आपके जीभ के लगे, मर गए, जाओगे आप, क्योंकि बहुत जहर होता है उसके अंदर। आंखों में चला गया तो आंखें भी जा सकती है, स्किन पे लग गया तो स्किन भी खराब हो सकती है। कहता बाकी आप सर ऑडिटर हो, आप देख लेना, आपको जैसे ठीक लगे आ जाओ। अब देखो इन ब्लू लाइन को पढ़ना है सिर्फ,
अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकल। तो वहां पर हमें ये रियलाइज हुआ कि हम स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि स्टॉक का नेचर ऐसा है कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते तो आप कैसे करोगे? सर एक्सपर्ट आएंगे। तो फिर हमें एक्सपर्ट का काम क्या करना है? यूज करना है एसए 620। तो हम ये इंश्योर करेंगे जो एक्सपर्ट आएगा स्टॉक काउंटिंग के लिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी हम उसकी रिपोर्ट को रिलायबल मानेंगे, अदरवाइज हम उसकी रिपोर्ट को रिलायबल नहीं मानेंगे। हमने कहा सर हम आपके स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करना चाहते हैं। सर नॉट पॉसिबल। हमने कहा क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? कहता सर हमारा जो स्टॉक है ना वो यहां नहीं होता, वो इंडिया से बाहर होता है। बैकस्टोर का बताया था ना, बैकस्टोर की सिंगापुर की कंपनी है, वहां से दवाइयां बन के यहाँ पर आती है और यहाँ पर एज इट इज बॉक्स आके जाते हैं। हम तो सीएफए है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। हम ज्यादा स्टॉक रखते भी नहीं है, माल आया वो किसी और का, हमारा है नहीं, हम तो बस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर आपको हमारा ये माल चेक करना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सिंगापुर जाना पड़ेगा। माल है ही नहीं यहाँ पर। लोकेशन, अब बताओ कैसे चेक करूंगा इस लोकेशन में? वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो फिनिश फॉर्म में नहीं है, उसकी स्टेज क्या है? अब एक कंपनी थी वो दवाइयां बनाती थी, हमने कहा सर हमें आपको स्टॉक को वेरीफाई करना है, तो उन्होंने स्टॉक की स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पास 150 करोड़ का क्या है, फिनिश स्टॉक पड़ा है और 50 करोड़ का रॉ मटेरियल है और 120 करोड़ का डब्ल्यूआईपी है। मैं कहा डब्ल्यूआईपी तो मटेरियल अमाउंट का है। हमने कहा डब्ल्यूआईपी का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दो। कहता आ जाओ। फैक्ट्री में लेके चले गए, बड़े बड़े टब थे, उसके अंदर वो ब्लैक ब्लैक कलर का केमिकल था। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि हमें स्टॉक को क्या करना है? फिजिकली वेरीफाई करना है। तो उन्होंने ले जाके छोड़ दिया। काफी सारे टैंक थे वहां पर, ठीक है, 10-12 के करीब टैंक थे। उन्होंने कहा सर ये टैंक इस दवाई का, ये टैंक इस दवाई का, इस दवाई का है। इसकी वैल्यूएशन 28 करोड़, उसकी 22 करोड़, ऐसे बता दिया। हमने कहा यार ये कैसे पता लगेगा भाई हमें? इस टैंक में 28 करोड़ का डब्ल्यूआईपी हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है, एक्सपर्ट भी नहीं बता पाएगा बेटा। तो उन्होंने कहा सर हर टैंक के पास क्या होता है? एक बोम लगा होता है। बोम, बिल ऑफ मटेरियल। बोम क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। कहता आप इस बोम को चेक करो, इसमें क्या क्या केमिकल डल चुका है, उसके आगे टिक लगा होगा। ठीक है, उस बॉम्ब की यानी कि उस मटेरियल की वैल्यूएशन हम आपको कॉस्ट रिकॉर्ड से चेक करवा देते हैं। इसमें कितने लेबर आर एलोकेट हो चुके हैं वो भी हम आपको कॉस्ट रिकॉर्ड से वेरीफाई करवा देंगे। इस डब्ल्यूआईपी पे कितना ओवरहेड्स एलोकेट होना चाहिए वो भी हम आपको कॉस्ट रिकॉर्ड से वेरीफाई करवा देंगे। मतलब इस स्टॉक को देख के नहीं पता लगने वाला कि कितने करोड़ का है। तो भाई डब्ल्यूआईपी की स्टेज बड़ी मैटर करती है। अब बताओ उस लिक्विड को देख के जब ये पता ही नहीं लग सकता है कितने करोड़ का है, तो क्या उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए? कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है वो। समझ में आ रहा है कुछ? अब मान लो कोई कंपनी एसी बनाकर बेचती है, उसका डब्ल्यूआईपी क्या है कि मान लो 80% एसी रेडी हो चुका है, इसकी बाहर की बॉडी अभी लगाई नहीं है और वायरिंग अंदर से अटैच नहीं की है, देख के पता लग जाएगा। क्या आप बोल रहे हो कि हमारे डब्ल्यूआईपी कितना? हमारे यहाँ ना 200 एसी जो है वो डब्ल्यूआईपी में, तो मैं चेक कर सकता हूँ, 200 काउंट कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ उस टैंक को कैसे काउंट करूं, किसमें कितने करोड़ का, किस क्वांटिटी में और किस कंडीशन में मटेरियल है? पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता। ठीक है, रिस्क कितना है? अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है इन्वेंट्री पे तो रिस्क क्या होगा? लो होगा। तो हो सकता है मैं अटेंडेंस दूं ही ना। जब रिस्क ही कम है तो फिर मुझे वहां पर अपना सब्सटेंटिव प्रोसेस जारी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां पर वीक है तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है? ज्यादा। अब तो पक्का चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग। सर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कब करोगे? सर हम तो 5 अप्रैल को करेंगे। 5 अप्रैल को तो हम फ्री नहीं है, तो आप 5 अप्रैल को अटेंडेंस दोगे कैसे? ठीक है, आप जब फ्री होगे तभी तो अटेंडेंस दे पाओगे। उसके बाद में आपके पास इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अवेलेबल है, पड़े हैं, तभी तो मैच हो पाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी को किससे मैच करना है? बुक क्वांटिटी से। तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए। रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो अटेंडेंस देने का कोई फायदा नहीं है, मैं मैच किससे करूंगा? ठीक बात है। ये कुछ एग्जांपल है बेटा। तो जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन की प्लानिंग कर रहे हो तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। इन्वेंट्री का नेचर क्या है, रिस्क कितना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, ठीक है, और रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या नहीं है। ओके, आगे आओ। सर अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी बात कर रहा है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च। अदर देन मतलब सर 31 मार्च को पॉसिबल नहीं है, तो कब काउंटिंग करोगे? 5 अप्रैल को।
तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में क्या सेल और परचेज नहीं हुई होगी? हुई होगी। बिजनेस तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सर अगर मैं 5 अप्रैल को स्टॉक काउंट करूंगा तो 31 मार्च जितना थोड़ी मिलेगा। 31 मार्च से कम भी हो सकता है और 31 मार्च से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इन 5 दिन के बीच में क्या हुई होगी? सेल परचेज हुई होगी। तो प्रॉपर कट ऑफ होना चाहिए। 5 अप्रैल को स्टॉक काउंट कर लो, आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में कितनी सेल हुई है और कितनी परचेज हुई है। जितनी सेल हुई है उसको ऐड कर देंगे 5 अप्रैल वाले स्टॉक में, और जितनी परचेज हुई उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? कौन सा स्टॉक आ जाएगा? 31 मार्च का। ठीक बात है ना? तो देखो, इफ इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? इन एडिशन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड अबव, फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना ही करना है। ये तो करना ही करना है आपको। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट, कौन सी डेट है काउंट डेट? 5 अप्रैल, एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी डेट? बोलो, 31 मार्च। तो इनके बीच में प्रॉपर कट ऑफ आपने लगाया है या नहीं लगाया? 1 टू 5 अप्रैल, इनके बीच में जो चेंजेस आए हैं सेल परचेज, इसको प्रॉपरली एडजस्ट किया है या नहीं किया? हो जाएगा। नोट देखो, नोट्स में लिखवा रखा है कि अगर आप 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं अटेंड कर सकते तो मैनेजमेंट को क्या रिक्वेस्ट करते हैं? कोई और डेट रख लो। मैनेजमेंट अगर मान जाती है तो हम उस डेट पर आके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। आपका प्लान क्या है, आप वो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हो, रिलायबल है या नहीं है, और उसके बाद अब आपकी पीवीआर पे रिलाई करेंगे। और उसमें क्या लगा रखा है? कट ऑफ। कट ऑफ का जरूर ध्यान रखना कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच जितनी सेल और परचेज हुई है उसको क्या करना है? एडजस्ट करना है। आपने कहा अगर प्रैक्टिकल है तो, अगर किसी इमरजेंसी की वजह से मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने नहीं आ पाया, ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, किसी भी रीजन के कारण, फॉर एग्जांपल बीमार था, कोई कोई और प्रॉब्लम होगी, वट एवर द केस, तो आपको क्या करना चाहिए? आप ऑल्टरनेटिव डेट पर क्या कर सकते हो? फिजिकल काउंट कर सकते हो। आप ऑल्टरनेटिव डेट पे आके, कि फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आना था बट मैं किसी वजह से 1 तारीख को नहीं आ पाया, मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि सर इसको रीशेड्यूल कर लेते हैं। मैनेजमेंट कहते नहीं सर, हमें तो 1 अप्रैल को स्टॉक काउंट करना पड़ेगा, हमारे बाद में बोर्ड मीटिंग, हम बिजी हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा? फिर आप कर लो, मैं बाद में आके चेक कर लूंगा। अब बाद में आके मैं सारी तो चेक नहीं कर सकता, तो फिर हम क्या करते हैं? सैंपल बेसिस पे स्टॉक को चेक करते हैं। ये भी लिखवा रखा है नोट्स में, देखो। ओके, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकल। सर स्टॉक का नेचर ऐसा है, लोकेशन दूर की है जहां पर जाकर हम स्टॉक को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? या स्टॉक इस तरह का है कि उसको सिर्फ एक्सपर्ट ही काउंट कर सकता है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग वाली आइटम है सर, तो हमें नहीं पता सर ये इसका WIP क्या होगा। तो अब क्या करना चाहिए? इफ इम्प्रैक्टिकल, सर ये अगर मेरे लिए काउंटिंग इम्प्रैक्टिकल हो तो आपको क्या करना चाहिए? परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो जब ये रास्ता नहीं है तो कोई और रास्ता होगा, एविडेंस तो लेने हैं, कैसे करें? इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर अवेलेबल है? सर ये भी नहीं है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं रिपोर्ट क्या करूंगा? मॉडिफाई क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर आपको लगता है इन्वेंट्री मटेरियल अमाउंट की है, क्वालिफाइड, आपको लगता है मेजर पार्ट ही इनका बैलेंस शीट का क्या है? इन्वेंट्री है, तो डिस्क्लेमर। ठीक बात है ना? और क्या लिखेंगे कि ड्यू टू नेचर ऑफ आइटम वी आर अनेबल टू अटेंड, या वी वर अनेबल टू अटेंड फिजिकल काउंटिंग टेकन बाय मैनेजमेंट। तो हम इस इन्वेंट्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसको छोड़ के बाकी चीजें हमने जो चेक की है वो हमें क्या नजर आ रही है? ट्रू एंड फेयर। ठीक है? ड्यू टू फैक्टर, सर इम्प्रैक्टिकल क्यों है बताओ? ड्यू टू फैक्टर्स सच एज नेचर एंड लोकेशन इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल देखो दे रखा है, वेयर इन्वेंट्री इज हेल्ड इन ए लोकेशन दैट मे पोज थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर।
एक ऐसी जगह पर आपका स्टॉक है जहां पर जाना खतरनाक होता है, ठीक है। ओके, जनरल इनकन्वीनियंस भी हो सकती है। जनरल इनकन्वीनियंस जैसे लोकेशन तो सेफ है बट सर इतनी दूर जाएंगे कैसे। अब मान लो कंपनी दिल्ली के, उनका स्टॉक कहां पड़ा है, साउथ में, कहते हो सर इतनी दूर कौन जाएगा, ठीक है, इनकन्वीनियंस है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, देखो एस से 200 याद है किस चीज का था, चैप्टर 1 में आया था, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑडिट एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या बताया कि कई बार कुछ चीजों को चेक करना डिफिकल्ट होता है, कई चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता, या अगर हम वो काम करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब बताओ स्टॉक कहाँ है, साउथ में, कितने बंदे जाएंगे सर, ऑडिटर कहता है मैं जाऊंगा और मेरे साथ 3 आर्टिकल जाएंगे, 4 बंदों की फ्लाइट की टिकट करवाओ दिल्ली से, जैसे केरला में आपका मान लो स्टोर है, 4 बंदों का आने जाने का खर्चा, फिर वो एक दिन में स्टॉक काउंटिंग होगी नहीं, 5 दिन लगेंगे, 5 दिन वहां पर उनका रुकने का खर्चा। तो सर आप जाओगे और 3 आर्टिकल जाएंगे सिर्फ स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए, तो हमारा कम से कम 7 से 8 लाख का खर्चा लग जाएगा। तो या एक तो पहली बात ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है 5 दिन तो मैं जाके वहां पर चेक करूं, दूसरा क्या है टाइम तो है बट कंपनी कहती है फिर हमारा खर्चा ज्यादा लगेगा, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक। तो कई चीजें ऐसी होती है जिसकी ऑडिट नहीं की जा सकती, टाइम नहीं है इस वजह से, खर्चा नहीं लगाना चाहिए इस वजह से, या उसको चेक करना डिफिकल्ट है इस वजह से, तो हम वो एरिया क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यही वजह होती है कि हम 100% ओपिनियन नहीं देते, या फिर हम उसको क्या करते हैं सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं, कितना टाइम नहीं है सारा नहीं चेक कर सकते हम, थोड़ा चेक कर लो, वो थोड़े का रिजल्ट ठीक आएगा तो हम क्या मान लेंगे, सारा ही ठीक है। याद आया सैंपलिंग वाला, ये वही है बेटा। नो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई कोई रास्ता भी नहीं है। देखो हमने क्या कहा पहले, यही कहा ना कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो तो क्या करो, ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करो। सर ऑल्टरनेट भी नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव, ठीक बात है। अब क्या करना चाहिए, in some cases where attendance is impractical, alternative audit procedure, for example inspection of document, कहता है आप एक काम करो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर लो। अगर स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप क्या करो, अटेंडेंस सॉरी रिकॉर्ड चेक कर लो। जैसे मैं आपको क्या बताया, WIP को हमने कैसे चेक किया, बोम से, क्या सर ये टैंक से देख के नहीं पता लगेगा कितनी क्वांटिटी में है, ये नहीं पता लग सकता। हम आपको बिल ऑफ मटेरियल दिखाते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को किससे वेरीफाई करवा देंगे, क्रॉस वेरीफाई करवा देंगे कॉस्ट रिकॉर्ड से। इसमें जो जो मटेरियल डला हुआ है, जो नहीं हुआ वो आपको कॉस्ट वेरीफाई करवा देंगे हम आपको, ठीक है। इन अदर केसेस it may not be possible to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by performing alternate procedure. Sir, not alternative procedure. अगर alternate procedure ना हो तो modify the opinion. सर ये तो आ तो गया ये वाला सारा, हाँ यहाँ पर एक एक लाइन में लिख रखा है, यहाँ पर क्या दे दी, डिटेल दे दी। ओके, इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, यहाँ पर एक ब्रेक लगाओ। यहाँ पर पॉइंट क्या है, सर स्टॉक हमारे पास है ही नहीं, कहाँ है, थर्ड पार्टी के पास। हम जो स्टॉक बनाते हैं उसको फैब्रिकेशन के लिए, पॉलिशिंग के लिए, पैकिंग के लिए हमें कहाँ भेजना होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजना होता है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो है ना ये LED पैनल बनाती है, हम कहते हैं कि सर आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है इन्वेंट्री का 120 करोड़ का है, कहते जी बिल्कुल, क्या सर फिजिकली वेरीफाई करवा दो, कैसा नहीं करवा सकते। हम यहाँ पर LED बनाने के बाद कहाँ भेजते हैं, जैसे TCL को भेज देते हैं कंपनी को, वो इन LED की क्या करती है, टेस्टिंग करती है, क्या ये LED सही बनी है। हम तो यहाँ पर असेंबलिंग करते हैं, उसके बाद TCL इसकी क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से उसको पैक करके TCL इसे क्या कर देता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो हमने TCL को क्या दे रखा है, सब कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, किस चीज का, टेस्टिंग ऑफ गुड्स का एंड पैकिंग का, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारा माल कहां जा रहा है, TCL के पास जा रहा है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, कहां है, थर्ड पार्टी के पास है। अब याद करो इन्वेंट्री वाले में चैप्टर 5 में क्या लिखवाया था, आपका माल कहां पड़ा है, थर्ड पार्टी के पास, तो सबसे पहले तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा, इन्वेंट्री में दिखाओ स्टॉक हेल्ड विद कंपनी, स्टॉक हेल्ड विद थर्ड पार्टी, कितना माल ऐसा है जो आपका है बट कपड़ा का है थर्ड पार्टी पास। अब वहां से मैं डायरेक्ट कंफर्मेशन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो वहां जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता हूं, ठीक है। ओके देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, कैसे, बाय रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, ऐसे 500
5 डायरेक्ट कंफर्मेशन। तो मैं कहता हूं सब कॉन्ट्रैक्टर को नाम का टीसीएल, ठीक है, हम टीसीएल को एक लेटर भेज देंगे, कंपनी कह रही है उसका 120 करोड़ का माल आपके पास पड़ा है पैकिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, क्या कंपनी ठीक कह रही है? ये डायरेक्ट कंफर्मेशन करेंगे। परफॉर्म इंस्पेक्शन, अगर आपको लगता है कि मैं वहां पर जाकर चेक करूं तो आप चेक कर सकते हो। लो जी बेटा, दो काम हो गया ये ऐसे कंप्लीट नहीं, ऐसे का पार्ट 1 कंप्लीट। लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जाम में आ सकता है, हाउ विल यू वेरीफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अब इसमें दो चैप्टर मिक्स हो जाएंगे, चैप्टर 5 और चैप्टर 4 का यूनिट 4। चैप्टर 5 में क्या था, कंपनी के ऊपर लिटिगेशन और क्लेम पेंडिंग है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई पहली बात तो कोरस्पोंडेंस वगैरह, फिर उसके बाद पी&एल में कितना खर्चा दिखा रखा है, क्या वो कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखा रखा है, और अगर केस हारने वाले हो उसके लिए प्रोविजन बनना चाहिए तो क्या प्रोविजन बना रखा है, यही सारी बातें थी। यहाँ पर देखो कैसे लिख रखा है, सेम बातें जो चैप्टर 5 में पढ़ी थी। लिटिगेशन एंड क्लेम, ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम, कंपनी के ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, खासकर वो जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो, ज्यादा हो, कि अगर कंपनी केस हार गई तो अमाउंट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। छोटे मोटे केस तो कंपनी के ऊपर चलते रहते हैं। अब जैसे सैमसंग कंपनी है, अब सैमसंग कंपनी के ऊपर आपको क्या लगता है किसी कस्टमर ने कभी केस नहीं करा होगा, किया होगा ना, कि जैसे सैमसंग कंपनी ने कहा किसी ने मोबाइल खरीदा, अब मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, वो फोल्डेबल फोन आते हैं ना सैमसंग के, तो मेरे दोस्त ने एक फ्लिप फोन खरीदा, एक आता फोल्ड आता है, एक फ्लिप आता है, फ्लिप थोड़ा छोटे साइज में होता है, तो उसके 9 महीने के बाद स्क्रीन में है ना एक लाइन आ गई सैमसंग के डिस्प्ले में। अब उसने कंपनी को दिखाया कि देखो डिस्प्ले में लाइन आई हुई है, सैमसंग कंपनी ने कहा कि सर ये हमने चेक कर लिया है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फोन आपसे गिरा है, ठीक है, ये फोन कहीं आपसे गिरा है, या फोन है ना प्रेस ज्यादा तेज हो गया आपसे, जब फोल्ड करते हैं तो जेब जेब वगैरह में रखते हैं ना, ज्यादा प्रेस हो गया जिसकी वजह से इसके टिश्यू ब्रेक हुए हैं, तो सर ये फिजिकल डैमेज है, कंपनी क्या कवर करती है गारंटी के अंदर, टेक्निकल डैमेज। तो टेक्निकल डैमेज नहीं है, डिस्प्ले बिल्कुल ठीक था, ये आपसे ही खराब हुआ है। अब मेरे दोस्त ने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया, अब वो केस कितने का होगा, भैया डिस्प्ले चेंज करो, सैमसंग कंपनी वाले 30,000 का डिस्प्ले चेंज करने के वो मांग रहे हैं कि 30,000 रुपए लगेंगे सर। दोस्त ने केस डाल दिया कि मैं किस बात के पैसे दूं, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, मैं तो उसको नॉर्मल यूज कर रहा हूँ और उसकी वजह से, सॉरी फिजिकल फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है। आपको क्या लगता है ऑडिटर आके ये चेक करेगा कि 30,000 का केस है, नोटिस तो गया होगा ना कंज्यूमर कोर्ट की तरफ सैमसंग को। अब सैमसंग के पास ऐसे दिन में कितने केस आते होंगे, काफी सारे, ऑडिटर इनको नहीं कंसीडर कर रहा। सैमसंग के ऊपर सपोज करो एप्पल वालों ने केस कर दिया कि आपने हमारा डिजाइन कॉपी किया है, अब वो अमाउंट कितने की होगी, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ ऐसे होगी। भाई ये उसकी बात कर रहा है, पॉइंट समझ कर आ रहा है, ओके। तो कैसे पता लगेगा ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि कंपनी के खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं, उनके अमाउंट कितनी है, और फिलहाल उसका स्टेटस क्या है। इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपकी कंपनी के ऊपर इस साल कितने केसेस पेंडिंग है। सर मैनेजमेंट तो झूठ बोल देगी, पॉइंट। बट एक बात बताऊं, अगर कभी भी कंपनी में केस होगा तो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के लोग आपस में मीटिंग करेंगे और वे डिसाइड करेंगे कि इसको पे करके मैटर को यहीं खत्म करना है या हमें इसे डिफेंड करना है। कहां डिस्कस हुआ होगा, रिव्यू मिनट ऑफ द मीटिंग। तो डायरेक्टर अगर नहीं बता रहे हैं तो उनकी क्या चेक करेंगे, मिनट चेक कर लेंगे। सर वो हो सकता है मिनट में डाल ले ही ना, पॉइंट पॉइंट। तो फीस तो पे करते होंगे वकील को, है ना, तो लीगल एक्सपेंस अगर पी&एल में डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तीन बातें समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा डीप में देखते हैं, डीप में क्या लिखा हुआ है।
इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, हमें पेंडिंग लिटिगेशन के लिए किससे इंक्वायरी करनी चाहिए, किससे पूछताछ करनी चाहिए, मैनेजमेंट से पूछताछ करनी चाहिए, वेयर अप्लीकेबल अदर विद इन एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। अच्छा, लीगल काउंसिल का मतलब क्या, काउंसिल का मतलब क्या था, ग्रुप, प्रोफेशनल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हैं। लीगल काउंसिल मतलब जो लीगल प्रोफेशनल होते हैं, एग्जांपल एडवोकेट्स। अब एडवोकेट है ना, देखो यहां पर वर्ड लिखा इन हाउस और एक्सटर्नल, इन हाउस को इंटरनल भी बोलते हैं। सैमसंग को पता है ऐसे दिन में हमारे ऊपर 36 केस होते हैं कि कंज्यूमर आ गया, कंज्यूमर कहता है जी डिस्प्ले खराब हो गया, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, जबकि वाकई में ये फोन उससे गिरा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा होता है, एक वकीलों का पैनल कंपनी के अंदर बिठा रखा है। एग्जाम्पल 10 वकील है, उनका एक पैनल बिठा रखा है, जो भी केस कंपनी पे होगा उसको तुम्हें हैंडल करना है। ठीक है, उसका रिप्लाई तैयार करना, फिर उसको रिप्रेजेंट करके सैमसंग की तरफ से उस केस को सेटल करना, ये तुम्हारा काम है। ये क्या हुआ, इन हाउस लीगल काउंसिल। समझ में आ रहा है। एक होता है कि नहीं नहीं इन हाउस लीगल काउंसिल नहीं बनाएंगे, हमने जो एडवोकेट्स की फर्म होती है ना, जैसे सीए की फर्म होती है वैसे ही एडवोकेट की फर्म्स होती है, उनके साथ हमने क्या कर लिया, टाई अप कर लिया कि हमारी कंपनी के जितने भी केसेस होंगे वो आप ही लड़ोगे। तो ये कौन सा आ गया, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए अगर कंपनी पे कोई बड़ा केस हुआ है, तो उसे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ डिस्कस किया होगा, और वहां से कोई लेटर वगैरह भी आया होगा, कोरस्पोंडेंस, कंपनी ने लेटर भेजा होगा उसको, और कंपनी के पास भी क्या आए होंगे, लेटर आए होंगे, तो आप वो भी रिव्यू कर सकते हो। मिनट नहीं है, आपस में डिस्कस क्यों नहीं किया, हम आपस में डिस्कस क्यों करें सर, वकील को डिस्कस करना है। तो आपके और वकील के बीच में जो कोरस्पोंडेंस हुआ है मैं उसको भी चेक करना चाहता हूं। ओके, बट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एक मिनट यार ये बीच में